जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है, लेकिन ये बनी नूं इंसान इसको अपने लिए मुश्किल खुद बना लेता है। सो लाइफ इज़ नॉट टफ बट वी मेक इट। तो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। आज का टॉपिक है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। अगर इस वीडियो को आप एंड तक मेरे साथ देखेंगे तो इंशाल्लाह इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का जो एक कॉन्सेप्ट है वो मैं टोटली आपके दिमागों में डाल दूंगा लेक्चर के दौरान ही, और बहुत सी चीज़ें आपको लेक्चर के दौरान इंशाल्लाह सब तैयार हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उनके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आज का टॉपिक है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। इसको हम शॉर्ट टर्म में IMF भी कहते हैं। IMF इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या होती हैं इंटरमोलेकुलर फोर्सेस? देखिए प्यारे बच्चों, आपने ऑलरेडी पढ़ा कि एटम के दरमियान बॉन्ड बनते हैं, यानी ए और बी आपस में जब जुड़ जाते हैं, एक ऐसी ताकत जो इनको इकट्ठे रखती है उसको हम बॉन्ड कहते हैं। और ये बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की मदद से बनते हैं। कभी ए से बी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तो आपने देखा ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयोनिक बॉन्ड बन गया। कभी आपने देखा कि ए और बी ने इलेक्ट्रॉन शेयर्स कर लिए, चाहे एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड तक आपने स्टडी किया। तो फिर जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई तो आपने कोवलेंट बॉन्डिंग की तस्वुरात को पढ़ा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कोवेलेंट बॉन्डिंग आपने स्टडी किया। इनकी एग्जांपल्स लाजमी याद कीजिएगा, बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। इसके अलावा आपने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को स्टडी किया, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आपने मेटालिक बॉन्ड को भी स्टडी किया। मेटालिक बॉन्ड में ये था कि ए और बी आपस इनके जो न्यूक्लियस हैं वो अपनी जगह पे रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते रहते हैं, जिन्हें हमने मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहा। लेकिन अब की बार मैं आपको मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट देता हूँ कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैसे आपस में बॉन्डेड रहते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठे कैसे रहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आज की वीडियो में मैं आउट करूंगा। तो मॉलिक्यूल्स जो है वो भी आपस में इकट्ठे रहना चाहते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताऊं कि हम कौन से मॉलिक्यूल्स को फिलहाल स्टडी करेंगे, जिसमें HCl के मॉलिक्यूल्स हैं, याद रखिएगा, जिसमें HF के मॉलिक्यूल्स हैं, याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल्स, HF मॉलिक्यूल्स, आप अमोनिया के मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर सकते हैं। सबसे बढ़कर हम बात करेंगे पानी के मॉलिक्यूल्स की। याद रखिएगा चैप्टर 1 के अंदर आपने मॉलिक्यूल्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। चैप्टर 1 में आपने मॉलिक्यूल्स की टाइप्स भी पढ़ी हैं, जिनमें मैं कहना चाहूँगा मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और इसके अलावा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और स्टूडेंट्स आपने इसके अलावा इनको हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में भी पढ़ रखा है। तो लिहाजा मॉलिक्यूल्स तो इस पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं, इनकी भी एक ऐसी ही एग्जिस्टेंस है जैसे कि एक इंसान की। तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि हमारी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़िंदगी का हिस्सा हैं। जैसे पानी के बगैर ये दुनिया नहीं चल सकती। आपकी बॉडी में पानी तकरीबन 75% है। इवन आप बात करें बायोमॉलिक्यूल्स की तो आपकी बॉडी में बहुत से बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जिनमें मैं बात करूँगा प्रोटीन्स की, जिनमें मैं बात करूंगा लिपिड्स की, जिनमें मैं बात करूंगा कार्बोहाइड्रेट्स की, जिनमें मैं बात करूंगा न्यूक्लिक एसिड्स की। न्यूक्लिक एसिड्स में आपसे मैं बात करूंगा DNA की और RNA की। तो ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, सब मॉलिक्यूल्स हैं। आई डोंट नो, मॉलिक्यूल्स का पेंडोरा जो बच्चा स्टडी कर लेता है वो बेहतरीन साइंसदान बनता है, एक अच्छा डॉक्टर बन जाता है, एक अच्छा इंजीनियर बन जाता है, और जो एक फील्ड है साइंस की उसमें वो कामयाब रहता है। तो मैं आपको ये ज़रूर मशवरा दूंगा कि आपने मॉलिक्यूल्स को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करना है। बहरहाल आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखें टॉपिक के नाम से जाहिर है कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको बताना चाह रहा है, यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी एक कुव्वत कशिश रहती है। जैसे आपने देखा एटम्स के दरमियान भी एक कुव्वत कशिश रहती है,
इस तरह ही मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि जो एटम्स के दरमियान कुव्वत कशिश है वो बड़ी स्ट्रांग है, बहुत ताकतवर है, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कुव्वत कशिश है वो थोड़ी सी कमज़ोर है। चलें एक मिसाल से इस बात को समझ लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप लें HCl को ही ले लें, ध्यान करें इधर इस पे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा। HCl के दरमियान ये जो आपको बॉन्ड नजर आ रहा है इसे हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड, ये है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। दैट इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसकी जो ताकत है दैट इज 430 किलो जूल पर मोल, ये इसकी ताकत है। ये डेफिनेटली ये भी एक एटम है और ये भी एक एटम है। आपको पता है ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखता है और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखता है। तो HCl एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि दो एटम्स से मिलकर बना है, यानी ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब अगर लेट्स से दैट मेरे पास एक बीकर है, राइट, मेरे पास एक बीकर है और उसमें मेरे पास HCl है, तो आप खुद बताएं कि क्या उस बीकर में अगर HCl है, मतलब एक एसिड है पानी के अंदर, अगर लेट्स से मिक्स है, तो क्या HCl का सिर्फ एक मॉलिक्यूल उसके अंदर होगा? आंसर इज उसमें तो बहुत से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स उसके अंदर पड़े होंगे। तो लिहाजा मैं फिर ऐसा करता हूँ कि थोड़ी आसानी के लिए मैं एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे बना लेता हूँ, मैं दूसरा मॉलिक्यूल भी यहाँ पे बना लेता हूँ। अब मेरे पास मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी हो गई है? 2, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बड़ी खूबसूरत बात बताने जा रहा हूँ। अब ये एक मॉलिक्यूल है और ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये टोटल हो गए 2 मॉलिक्यूल्स। ये इसकी नेगेटिव साइड है और ये इसकी, तो क्या इनके दरमियान भी तो कुव्वत कशिश हो सकती है ना? कुव्वत कशिश मीन अट्रैक्शन। क्या ख्याल है, क्या इनके दरमियान अट्रैक्शन नहीं हो सकती? द आंसर इज यस, इनके दरमियान भी अट्रैक्शन हो सकती है। तो इस अट्रैक्शन को हम कहेंगे वीक अट्रैक्शन, या कह लें फोर्स कह लें। इस फोर्स को हम कहेंगे वीक फोर्स। एक साइंसदान था, उसका नाम था वंडर वॉल, नाम याद रखिएगा। उसने इस ताकत के बारे में ज़्यादा स्टडी किया। उसने सबसे पहले दुनिया को इस ताकत के बारे में बताया कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी एक कुव्वत कशिश होती है, एक अट्रैक्शन होती है, और उस अट्रैक्शन को हम कहते हैं वीक फोर्स। उस अट्रैक्शन को हम कहते हैं वंडर वॉल फोर्स। तो याद रखिएगा कि जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, इंटर का मतलब होता है दरमियान, जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक ताकत है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक ताकत है, दैट इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो अब आप सवाल सोच रहे होंगे कि सर 2 एटम्स के दरमियान तो एक बॉन्ड है, 2 एटम्स के दरमियान ये जो ताकत है इसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। तो फिर सर जो 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान है इसको हम क्या कहेंगे? तो मैं से कहूँगा इसको मैं क्या कहूँगा? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। एग्री? इसको मैं क्या कहूँगा? इसको मैं बॉन्ड नहीं कह सकता, या फिर मैं इसको कहूँगा कि एक बहुत वीक बॉन्ड या बहुत कमज़ोर एक अट्रैक्शन। आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू बता दें फिर आप क्या हो सकती है? तो मैं इसकी अगर वैल्यू आपको बताऊं तो वो सिर्फ 17 किलो जूल्स है पर मोल के हिसाब से। तो आप कहेंगे सर ये तो फिर काफ़ी कमज़ोर ताकत है, यानी कि जब 2 मॉलिक्यूल्स को हम खींचेंगे तो ये 2 एटम्स तो कभी भी अलहदा नहीं होंगे, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन कभी अलहदा नहीं होंगे, तो 2 मॉलिक्यूल्स ही अलहदा होंगे जब भी होंगे। द आंसर इज यस। ये ऐसा ही है कि जैसे आपके पास आई डोंट नो, आपने एक यहाँ से एक बॉल ले ली है और यहाँ से भी एक बॉल ले ली है, और दोनों बॉल्स को आपने एक धागे से कनेक्ट कर दिया, और दोनों बॉल्स को खींचेंगे तो बॉल थोड़ी टूटेंगे, धागा ही टूटेगा ना। तो दोनों बॉल्स को इकट्ठे रखने के लिए वो धागा था, दोनों मॉलिक्यूल्स को इकट्ठे रखने के लिए ये ताकत है जिसे हम इंटरमोलेकुलर फोर्स कहते हैं। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इंटरमोलेकुलर फोर्स क्या होती है। चलें एक और एग्जांपल करते हैं। लेट्स से दैट हमारे पास पानी है, इस बार हमारे पास वाटर है। वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, ये आप सबने याद कर लेना है, और ये नेगेटिवली चार्ज पार्ट होगा। यहाँ पर मैं एक और वाटर का मॉलिक्यूल बना लेता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे अब 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाए हैं और उन पे चार्जेस भी लगा दिए। अब मैं इनको कुछ थोड़ा सा बबली सा शो कर देता हूँ ताकि पता लगे कि ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, और यहाँ से इसको भी थोड़ा सा मैं एक बबली सा शो कर देता हूँ ताकि पता लगे ये भी एक मॉलिक्यूल है। अब
इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी जो है एक ताकत पैदा होगी। लुक एट दैट, ये नेगेटिव साइड है, पार्शियल नेगेटिव साइड, और ये पार्शियल पॉजिटिव साइड, और ये पार्शियल। हमेशा जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इकट्ठी रहती हैं, और पानी के दरमियान भी जो है एक ताकत पैदा होगी। इसको अब देखें, मैं एक चीज़ आपको और बताऊंगा। जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं उनकी कुछ टाइप्स हैं, जिनमें मैं सबसे पहले डायपोल फोर्स का नाम आपको बताऊंगा। डायपोल फोर्स। फिर मैं आपको एक और नाम बताऊंगा, दैट इज समथिंग लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर मैं आपको एक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक और नाम बताऊंगा, दैट इज समथिंग लाइक स्ट्रॉन्ग डायपोल फोर्स। राइट, याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग डायपोल फोर्स। इसके अलावा कैसा रहा, थोड़ी सी और बता दें जरा, तो मैं फिर लंडन फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस फोर्सेस। तुम कहोगे सर ये क्या कर रहे हो, इतना मुश्किल क्यों बताई जा रहे हो, हमारी बुक में है क्या? तो मैं कहूँगा नहीं, ये आपकी बुक में भी नहीं है। आपकी बुक में सिर्फ अभी 2 फोर्सेस के बारे में जिक्र है। सबसे पहला डायपोल फोर्सेस, और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग या स्ट्रॉन्ग डायपोल फोर्सेस। तो पानी के दरमियान भी क्या पैदा हो गया, एक वीक फोर्स पैदा हो ही गई। राइट, तो इसको भी आप क्या नाम दोगे, इंटरमोलेकुलर फोर्स। लेकिन अब थोड़ी सी कंफ्यूजन नहीं हो रही है, क्योंकि इसको भी आपने इंटरमोलेकुलर फोर्स कहा है, इसको भी। अब वाटर और वाटर के दरमियान भी इंटरमोलेकुलर फोर्स है, और HCl और HCl के दरमियान भी इंटरमोलेकुलर फोर्स है। लेकिन इसका जवाब मैं आपको ऐसे दूंगा कि इसका हम नाम रख लेते हैं डायपोल फोर्स, और इसका नाम रख लेते हैं हम स्ट्रॉन्ग डायपोल फोर्स। और आप कहेंगे सर आपने इसको डायपोल फोर्स कहा, इसको आपने स्ट्रॉन्ग डायपोल फोर्स कहा, क्यों? क्योंकि साइंसदानों ने ये देखा है कि ये जो अट्रैक्शन हुई है बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। अब देखें, इन दोनों की कंपैरिजन से मैं बात कर रहा हूँ, मतलब एटम्स की अट्रैक्शन तो सबसे स्ट्रॉन्ग रहती है, लेकिन मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी तो हम मुवाजना कर सकते हैं ना, कि भाई क्या इसकी, मतलब मैंने लेट्स से दैट 2 टेनिस की बॉल्स के दरमियान धागा लगा दिया, समझिए इस बात को, और मैंने 2 तरबूज पकड़ लिए, उनके दरमियान एक धागा लगा दिया। अब सोचें आप कि धागे में ज़्यादा टेंशन कब होगी? डेफिनेटली टेनिस की बॉल हल्की हैं, उनके दरमियान अट्रैक्शन, धागे के अंदर थोड़ी सी फोर्स जो होगी वो कमज़ोर होगी। और जो हमने ले लिए दवाने, इन पंजाबी हमने वाटरमेलन्स ले लिए, तो फिर तरबूज जो ले लिए उनमें तो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स हो सकती है, हो सकता है धागा थोड़ा सा और मोटा भी हो, ताकि दोनों तरबूज इकट्ठे रहें। तो फिर ये आप समझ लें कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं उनमें भी फ़र्क होता है। ये कह सकते हैं कि ये वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं, और इनको आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं। देखें, मैं आपको कह सकता हूं कि इसका हम नाम रख देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या नाम रख देते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है हम इनका नाम रख देते हैं। जब इनका नाम हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग रख देंगे तो इससे हमें क्या साबित होगा कि भाई ये स्ट्रॉन्ग डायपोल फोर्सेस है। और जब मैंने सिर्फ डायपोल फोर्सेस का नाम लिया तो इसका मतलब होगा कि दैट्स इट, वो एक सिंपल सी फोर्सेस है। अच्छा, बच्चे ने एक दफ़ा मुझसे क्लास में सवाल किया था कि सर ये डायपोल क्या होता है, तो मुझे उसकी बात याद रह गई, तो मैंने सोचा आज के इस लेक्चर में आपको ये बात बताऊंगा। स्टूडेंट्स देखें, डायपोल का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, हमारे पास ये एक पोल है, दिस इज द नेगेटिव पोल, और ये भी हमारे पास एक पोल है, दैट इज द पॉजिटिव पोल। और 2 पोल्स को क्या बोलोगे? डायपोल्स, है ना। ये भी एक पोल है और ये भी एक पोल है, ये नेगेटिव पोल है और ये, तो 2 पोल्स को क्या बोलोगे? तो अब आपको सर ऐसा करो, एक और HCl बना लो फिर। ओके, एक और HCl बना लेते हैं, और साथ सर ऐसा करो कि इसको भी अट्रैक्ट करवा दो। लेट्स से दैट ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इनके दरमियान भी क्या पैदा हो जाएगी? अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी, वीक अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी, वंडरवुल फोर्स पैदा हो जाएगी। अब देखो, ये भी पोल बन गया और ये भी पोल बन गया, ये भी 2 पोल बन गए, दैट इज कॉल्ड अनदर डायपोल क्रिएट हो गया। तो डायपोल फोर्सेस, तो इनको आप नाम दे दोगे डायपोल फोर्सेस, और इनको क्या नाम दे दोगे सबको? हाइड्रोजन
बॉन्डिंग। पानी के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे रहते हैं, क्यों? स्ट्रॉन्ग डायपोल फोर्सेस की वजह से रहते हैं, उनको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स कहते हैं। तो साइंसदानों ने पता क्या ये चीज़ देखी है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल ए है, एक मॉलिक्यूल बी है। अगर ए के पास क्या मौजूद है? हाइड्रोजन, और बी के पास क्या मौजूद है? ऑक्सीजन। तो इनके दरमियान क्या पैदा हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग डायपोल फोर्स पैदा होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि ए के पास जो है लेट्स से दैट हाइड्रोजन है और बी के पास हर बार ऑक्सीजन ही रहे। लेट्स से दैट बी मॉलिक्यूल कोई और मॉलिक्यूल आ गया, लेट्स से दैट सी मॉलिक्यूल आ गया, लेकिन अब की बार इसके पास क्या है? इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास नाइट्रोजन है, इनके दरमियान भी अट्रैक्शन पैदा होगी। ये भी स्ट्रॉन्ग डायपोल है, इसको भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। लेट्स से दैट हमारे पास ए के साथ अट्रैक्शन है और हमारे पास अब सी की जगह यहाँ पर डी आ गया और उसके पास क्या है? फ्लोरीन है। अब भी दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान क्या पैदा होगी? अट्रैक्शन पैदा होगी। अब भी इसको क्या बोलोगे? स्ट्रॉन्ग डायपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी हाइड्रोजन, कॉमन चीज़ क्या नजर आई? हाइड्रोजन। यानी कि जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन में आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ इंटरेक्शन में आएगा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलोगे, और जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ इंटरेक्शन में आएगा तब भी इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बोलोगे। देखो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस में आ रहा है? पानी पानी में। अब तुमको सर इसकी एग्जांपल दो तो देखो अमोनिया में ले लो। अमोनिया में एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ क्या है? नाइट्रोजन है ना। इनके दरमियान भी क्या पैदा होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब HF की एग्जांपल लेनी है तो HF मॉलिक्यूल ले लो, यहाँ पर भी HF मॉलिक्यूल ले लो। ये दो मॉलिक्यूल हो गए, यहाँ पे ये नेगेटिव साइड और ये, इनके दरमियान भी अट्रैक्शन पैदा होगी कि नहीं होगी? दैट मेक्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन यहाँ पर देखो आप, अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान अट्रैक्शन पैदा होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। वो क्या होगी? डायपोल फोर्स होगी। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की कितनी टाइप्स हो गई? दो टाइप्स हो गई, डायपोल फोर्सेस और अच्छा और भी हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ लंदन फोर्सेस हैं, डायपोल इंड्यूस फोर्सेस हैं, और भी फोर्सेस हैं। तो वो मैं अभी आपको नहीं समझा रहा हूँ, वो मैं आपको फर्स्ट ईयर में समझाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये समझाऊंगा कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं आपके सिलेबस में वो डायपोल फोर्सेस होती हैं या फिर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती हैं। तो इसको आपने लेक्चर को एक दफ़ा पीछे करके एक और दफ़ा देखिए ताकि आपको ये बात पक्की हो जाए जब मैं बातें बता रहा हूँ आपको। और देखें, अगर आपके पास टाइम है तो आप तब देखें, अगर आपका टाइम नहीं है तो जल्दी में देखने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका टाइम हो तब देखें आप, इससे आपको फ़ायदा होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको सारी ज़िंदगी के लिए हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने शुरू के लेक्चर में कहा कि मॉलिक्यूल्स की स्टडी अगर आप कर लेते हैं तो एक अच्छे इंजीनियर, एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे साइंसदान आप बन जाएंगे। अगर आप मॉलिक्यूल्स की स्टडी में थोड़े से खफा रहते हैं और थोड़े से अनकॉन्सेप्चुअल रहते हैं, यानी आप समझ नहीं पाते हैं कॉन्सेप्ट्स को, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी। तो अभी हमने आज की क्लास में क्या सीख लिया? आज की क्लास में हमने सीख लिया कि आखिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, आखिर डायपोल फोर्सेस क्या होती हैं, आखिर स्ट्रॉन्ग डायपोल फोर्स यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, आखिर किस में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी हमने सीख लिया। हमने ये भी सीखा कि वैल्यूज़ क्या हैं। अगर HCl के दरमियान ताकत है तो सिर्फ 17 किलो जूल की ताकत है। अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन जो कि एक बॉन्ड है, एक स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है ना, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, लिहाजा इसके दरमियान जो ताकत है वो 430 किलो जूल की ताकत है। और हमने IMF को एक और नाम दिया वॉन डर वॉल फोर्सेस। क्यों नाम दिया वॉन डर वॉल फोर्सेस? क्योंकि शायद सबसे पहले वॉन डर वॉल नामी साइंसदान ने इन ताकतों को हमें बताया था। और उसके बाद जो टॉपिक्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स आपको पढ़ाने वाले, मैं तो कहता हूँ कमाल के टॉपिक आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बड़े ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाऊँगा। चलें, आपको मैं कुछ डेफिनेशंस अभी करवा देता हूँ ताकि आपका ये टॉपिक, ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशंस पे जाने से पहले एक छोटा सा मैजिक करते हैं। मुझे कोई आप ऐसा पेन बताएं जो हो तो ग्रीन लेकिन लिखे नीला। देखें, आपको ये पेन नज़र आ रहा है, सो लुक एट दिस, ये ग्रीन है और ध्यान करें, ये देखें, ये लिख नीला रहा है। इतना मुश्किल नहीं था, सिंपली ग्रीन पेन में आप ब्लू इंक डाल लें और ये हो जाएगा। चलें, अब मुझे आप ऐसा पेन बताएं जो कि शायद ब्लैक है लेकिन फिर भी नीला लिखे। लेट्स से दैट मेरे पास ये पेन है, अब ये रेड है, तो लेट्स से दैट ये ब्लैक लिखता है, लेकिन अब मतलब लेट्स से दैट ये लिखता भी ब्लैक है लेकिन फिर भी ये नीला लिखे। मतलब ब्लैक पेन नीला कैसे लिखेगा? ये देखें, ये ब्लैक पेन है और इसने देखें नीला लिख दिया, लिख दिया ना इसने नीला। सो दैट मेक्स द आइडिया ऑफ
कि जो डिफरेंट पेन्स हैं वो डिफरेंट कलर्स को लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा आई वाज जस्ट थिंकिंग कि आपके साथ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की जाए, बिकॉज 20 मिनट्स में आपको पढ़ा रहा था, तो थोड़ा सा ज़रा माइंड को रिफ़्रेश करना बहुत ज़रूरी होता है। चलें, मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताना चाह रहा था। अभी जो मैंने टॉपिक पढ़ाया, मैंने जैसे आपको बताया कि जो IMF होती है उसमें डायपोल फोर्सेस होती हैं और इसके अलावा क्या होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसको तो अभी हम डिटेल में फिर देखते हैं, लेकिन मैं कुछ कीवर्ड्स आपको बताना चाह रहा था कि इंट्रैक्शन जो है वो क्या होती है। इंट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल HCl का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी HCl का मॉलिक्यूल है, तो अगर ये दोनों मॉलिक्यूल्स करीब आना चाह रहे हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल्स करीब आना चाह रहे हैं, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो इनके दरमियान क्या हो रही है, इंट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, इनके दरमियान एक कुव्वत, जिस तरह मैग्नेट्स नहीं होते, अब दो मैग्नेट्स हैं, तो दो मैग्नेट्स के दरमियान क्या हो रही होती है, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये फिर नॉर्थ है और ये साउथ है, तो दोनों आपस में क्या करना चाह रहे होते हैं, इंट्रैक्शन करना चाह रहे होते हैं, करीब आना चाह रहे होते हैं। अगर आप कोई बाज़ार में जा रहे हैं तो आपको कोई जानने वाला मिल जाए आपसे, तो फिर आप उससे इंटरेक्ट हो जाते हैं, आप उससे रुकते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा उसको जज करते हैं, फिर आपको पता लगता है ये तो आपका जानने वाला है, तो आप उससे इंटरेक्ट होते हैं। दिस इज कॉल्ड इंट्रैक्शन। तो दो मॉलिक्यूल्स भी जब करीब आते हैं तो एक दूसरे के साथ एक ताकत बना के रहना शुरू कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड इंट्रैक्शन। ये ज़रूरी नहीं होता इंट्रैक्शन में कि आप अब इकट्ठे ही रहें, वो फिर एक दूसरे को छोड़ देते हैं और फिर दूसरी तरफ जाकर उनसे किसी और से इंट्रैक्शन शुरू कर देते हैं। सो दिस इज इंट्रैक्शन, अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड इंट्रैक्शन, आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद एक और हमारे पास की वर्ड है, इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रॉन टूवर्ड्स, कि इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉन किया जा रहा है। मतलब देखें, अगर हम बात करते हैं HCl की, ठीक है, और HCl में क्या सीन हो रहा होता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.2 है और हाइड्रोजन की 2.2 है। तो अब क्या सीन हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किधर ड्रॉन किए जा रहे हैं, क्लोरीन की तरफ, क्योंकि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, खींच लेगा। क्या ख्याल है? अब देखें, इसके यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन का और इलेक्ट्रॉन का फासला कितना कम है, लेकिन अब यहाँ देखें हाइड्रोजन का और इलेक्ट्रॉन का फासला कितना ज़्यादा है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉन कर दिए गए, इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रॉन टूवर्ड्स क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रॉन टूवर्ड्स क्लोरीन। तो आप ये कह सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन क्या था, ज़्यादा अट्रैक्टिव था, क्लोरीन ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा था। समझ में आई बात आपको? उसके बाद फिर ये एक और बात लिखी उन्होंने आपके पैराग्राफ्स में, पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं? स्टूडेंट्स देखें, अब जब हम HCl की एग्जांपल ले लेते हैं तो कुछ चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, कुछ चार्ज के ऊपर नेगेटिव आएगा, इसे हम कहेंगे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इसको कहेंगे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जो है ये बेसिकली क्या है, चार्जेस हैं, एक क्वांटिटी ऑफ इफेक्टिवनेस है कि क्लोरीन पर और हाइड्रोजन पर इफेक्टिवनेस क्या है, टोटली इक्वल है। पार्शियल मतलब हाफ, या कह लें कि बटा हुआ इज अ गुड वर्ड फॉर इट, कि बटा हुआ चार्ज है। इधर पॉजिटिव चार्ज इधर बट गया है और नेगेटिव चार्ज इधर बट गया है। बट साहब तो समझ आ रही? अच्छा, उसके बाद जनाब हम चलते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने पढ़ा कि डायपोल फोर्सेस होती हैं। हमने देखा HCl और HCl के दरमियान जो है वो क्या होती हैं, डायपोल फोर्सेस होती हैं। हमने देखा कि पानी और पानी के दरमियान जो है वो क्या होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हमने देखा कि HF और HF के दरमियान क्या होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हमने देखा कि अमोनिया और अमोनिया के दरमियान क्या होती हैं, अमोनिया और अमोनिया के दरमियान क्या होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग डायपोल फोर्सेस होती हैं। क्योंकि हमने ये सीखा ना अभी कि हाइड्रोजन अगर इंटरेक्ट हो रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, अगर हाइड्रोजन इंटरेक्ट हो रहा है किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, अगर हाइड्रोजन किससे इंटरेक्ट हो रहा है, नाइट्रोजन के साथ, तो इनके दरमियान कौन सी इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमने सीखा, यानी हमने ये सीखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है कंपैरेटिव विद द डायपोल फोर्स। क्या ख्याल है? हमने क्या सीखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, किसके साथ, डायपोल फोर्स के कंपैरेबल के साथ। मतलब अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो कौन सी मजबूत ताकतें डेवलप कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग ताकते हैं मॉलिक्यूल्स। यानी मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी समझाता हूँ, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास बेसिकली एक गिलास है और हमारे पास यहाँ पर भी एक गिलास है। फॉलो कीजिएगा मेरी बात को। इसमें मैंने डाला हुआ है पानी, इसमें मैंने डाला हुआ है अल्कोहल। इस अल्कोहल का नाम है मीथानॉल। क्या नाम है? और इस अल्कोहल का नाम है इस कंपाउंड का नाम है वाटर। मुझे इधर भी अल्कोहल ही नजर आ रही है। सो अब यहां हमारे पास क्या है? ये वाटर है और ये क्या है? अल्कोहल है। अब आपने नीचे हीट लगाई है, दोनों को हीट लगाई है आपने, और ये उबलने लग गई है, ये भी उबलने लग गई है। साइंसदानों ने पता क्या देखा? उन्होंने देखा कि ये 100 डिग्री पर उबलती है, बॉयल करती है 100 डिग्री पर, और ये बॉयल करती है सिर्फ और सिर्फ 78 डिग्री सेल्सियस पर। साइंसदान फिर सर पकड़ के बैठ गए, ये क्या हुआ? वो इतने कम टेम्परेचर पे बॉयल कर रही है अल्कोहल, ये पानी जो है वो 100 डिग्री पे बॉयल कर रहा है, ये क्यों कर रहा है इस तरह? तो फिर उनको पता लगा कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन है वो कौन सी है, और इसके दरमियान जो इंटरेक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, और डायपोल है, कोई और हो सकती है। जिसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी मॉलिक्यूल्स के दरमियान, उनके दरमियान ताकतें क्या होंगी? स्ट्रॉन्ग। इसलिए पानी को उड़ने में, गैस बनने में 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। और यहां पर समझ में आई आपको? सवाल था व्हाट हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन डू विद द कंपाउंड्स। क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपाउंड के साथ क्या कर सकती है? ओ भाई, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा सकती है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। एक तो बात ये आपने याद रखनी है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, चल एक और बात बताता हूं मैं आपको, मैं अरेंज कर लूं पहले इसको। तो स्टूडेंट्स, बोर्ड में सवाल क्या आ सकता है कि वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अल्कोहल। यानी पानी का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज्यादा क्यों है? ये सवाल आ सकता है। इसका जवाब मैंने आपको बता दिया, रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और इसके अलावा अगर आपको सारे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ले लो। उसके बाद मैं आपको बताता हूं एक और चीज। देखें, अगर हो ना टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या फिर टेम्परेचर हो 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो पानी का बिहेवियर फिर चेंज हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है बर्फ कहलाता है, आइस। लेकिन 4 डिग्री पर साइंसदानों का मानना है कि पानी जो है वो बर्फ नहीं होता, बल्कि वो लिक्विड होता है। यानी पानी क्या होता है? लिक्विड। और साइंसदानों ने एक ये चीज बड़ी नोटिस की है कि जब 0 डिग्री हो तो पानी की डेंसिटी होती है समथिंग लाइक 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये यूनिट याद रखिएगा डेंसिटी का। और जब 4 डिग्री टेम्परेचर होता है तो फिर पानी की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो यानी कि 0.9 लिखा हुआ है और 1 लिखा हुआ है, 1.0 लिखा हुआ है, तो बड़ी कौन सी वैल्यू हुई? 0.9 बड़ा हुआ कि 1? डेफिनेटली 1 बड़ा है 0.9 से। तो लिहाजा 4 डिग्री पे पानी की डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है, जबकि 0.9 डेंसिटी है किस पर? तो इसको आप कह लो ये मिनिमम होती है। और हमने फिजिक्स के असूलों में देखा है ये पानी है और ये बर्फ के वो टुकड़े हैं जो आपने पानी में डाले हैं गर्मियों के मौसम में। और देखें, बर्फ जो है वो तैर रही है। बर्फ क्या कर रही है? पानी नीचे है, बर्फ तैर रही है पानी में। तो साइंसदानों ने सवाल सोचा कि बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? अब आप कहें सर क्यों से तो लड़ाई होती है। तो भाई लड़ाई ना करें भाई।
जवाब बताएं। अब जवाब इसका डेंसिटी रहेगा स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक और पानी का टब है, यहाँ पे एक सुई है, सुई। अगर आप सुई पानी में फेंकेंगे तो वो तो डूब जाएगी। ओ भाई, बर्फानी तोदे होते हैं, बर्फानी तोदे, बड़े बड़े बर्फ के टोटे, वो समंदर में डूबता ही नहीं है, ऊपर ही रहते हैं। ज़रा सी सुई आप समंदर में डालें, वो गई अंदर, वापस आएगी नहीं। अब इतनी भारी शय वो पानी में डूब नहीं रही है, ज़रा सी सुई आपने डाली, वो पानी में डूब गई है। साइंस फिर सर पकड़ के बैठ गए, ये क्या हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? या आप बर्फानी तोदे नाम ही समझें। एक सुई ले लें और एक उसका दरख्त का तना ले लें, दरख्त का तना, कटा हुआ दरख्त नहीं, उसका तना। अब वो आपने दरिया में डाला है तो वो दरिया में ऊपर तैर तैर कर जा रहा है, सुई डाली वो दरिया में डूब गई जाएगी। आपने फिर सोच लेंगे कि यार ये छोटी सी सुई डूब जाती है, वो तना जो है वो ट्रैवल कर रहा है, ये क्या चक्कर है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका जवाब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जो डेंसिटी है वो मायने रखती है। जैसे फॉर एग्जांपल पानी की डेंसिटी यहाँ पर लेट्स से दैट जो भी है 4 डिग्री पर, लेट्स से दैट कितनी है 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जो शय पानी के ऊपर आएगी उसकी डेंसिटी कम होगी अगर फिर ऊपर आएगी। देखो बर्फ की डेंसिटी क्या थी, और 0.9 नहीं थी, पानी की डेंसिटी क्या थी 1.0। अब 0.9 ऊपर ही आएगा ना, डेंसिटी जिसकी कम होगी वो ऊपर होगा, जिसकी ज्यादा होगी वो नीचे होगा, ये तय, ये शर्त है। आप बेशक जहाज से छलांग मार दें, हवा के ऊपर नहीं रहेंगे आप, आपकी डेंसिटी ज्यादा है, मैं उड़ी उड़ी जाऊँ हवा देना, यू विल कम डाउन। और यहां पर जो सुई है उसकी डेंसिटी क्या होगी 1.0 से क्या होगी, और पानी की डेंसिटी क्या है, तो दैट मेक्स एन आइडिया कि सुई क्या कर जाएगी, डूब जाएगी, क्योंकि सुई की डेंसिटी नीडल की डेंसिटी ज्यादा है और बर्फ की डेंसिटी पानी से कम है। ये आपने बात नहीं भूलनी है। मैं एक और चीज बताऊं आपको, देखें बर्फ एक ठोस चीज है, ठोस यानी कि सॉलिड, बर्फ एक सॉलिड चीज है। अब सॉलिड चीज सुई डाली थी वो तो डूब गई, सॉलिड थी, डूबनी चाहिए थी, बर्फ सॉलिड हो गई भी नहीं डूब रही, ऐसा क्यों हुआ? सॉलिड चीज को तो नीचे होना चाहिए, लिक्विड को ऊपर होना चाहिए, गैस को उससे ऊपर होना चाहिए, हकीकत तो यही है। लेकिन बर्फ क्यों तैरती है पानी पे? एक और सवाल पैदा हो गया कि चले ठीक है डेंसिटी का फर्क है, लेकिन डेंसिटी का फर्क आया क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो इसका जवाब मैं स्टूडेंट्स आपको ये दूंगा कि पार्टिकल्स के दरमियान जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेट्स से दैट पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, जब वो लिक्विड हैं तो उनके फासले देख लें आप कम है, लेकिन जब वो सॉलिड हो गए ना उनके फासले ज़्यादा हो गए हैं। आप वो सर कमाल की बातें करते हो, हमने तो पढ़ा है कि सॉलिड में फासले कम होते हैं और लिक्विड में फासले ज़्यादा होते हैं, आप उल्ट बता रहे हो। और ऐसा भी पता क्यों होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पानी पार्टिकल्स आपस में खींचे चल रहे थे, एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, लेकिन जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमजोर होती है तो पानी एक दूसरे को क्या कर देता है, सॉलिड फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमजोर हो जाती है, इसलिए पानी के पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। दैट मेक्स द आइडिया ऑफ डेंसिटी, दैट मेक्स द आइडिया ऑफ कि पानी की डेंसिटी ज्यादा रहती है और सॉलिड यानी बर्फ की डेंसिटी कम रहती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही वजह है इस अमल की जो मैं आपको समझा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट वाज इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इफ यस तो आपने नीचे जो एक घंटी का बटन है उसको आपने दबा ही दिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो भी कर लें, अगर भूल गए तो कर लें अभी। और इसके अलावा अभी मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ टेस्ट योरसेल्फ 4.3, और टेस्ट योरसेल्फ 4.3 में पंडोरा फिर मैं ओपन करूँगा एक मरतबा फिर IMF को लेकर और पिछली बॉन्डिंग को लेकर जो भी सवालात होंगे उसको भरपूर अंदाज में हल करने की कोशिश करेंगे। और फिर चलेंगे हम नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज की तरफ, कि जिस तरह की बॉन्डिंग होगी कंपाउंड की वैसी ही प्रॉपर्टीज होंगी। अगर बॉन्डिंग कमजोर है तो फिर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भी कुछ उस तरह की होंगी, यानी आयनिक बॉन्डिंग की क्या प्रॉपर्टीज हैं, आयनिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज हैं, कोवलेंट कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज हैं, मेटालिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसमें लॉन्ग क्या आएगा ये बताऊंगा मैं आपको, अगली वीडियो में बताऊंगा, इसमें नहीं बताऊंगा। अच्छा अभी मैं अगर आप सवाल करेंगे सर IMF में लॉन्ग बताएं क्या आता है, लॉन्ग आता है तो बता दें, तो IMF में लॉन्ग क्या बताऊं मैं आपको, बताएं
यस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिख ले सवाल, राइट अ नोट ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तैयार कर लीजिएगा, ये बोर्ड में लॉन्ग आता है। इस चैप्टर में से मैं आपको गिने चुने सवाल बता रहा हूं, हर चैप्टर में से मैं 7-8 सवाल लॉन्ग बता देता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह वही लॉन्ग के तौर पे अमूमन पूछ लिए जाते हैं। तो ये तजुर्बे से थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि लॉन्ग कौन से आते हैं। तो अगर आप हैं तो आप जाके दोस्तों का एमिना पेशेंट गोइयाँ करने लग जाना, चलो मैं लॉन्ग बताता हूँ, ये लॉन्ग आते हैं। इट्स नॉट लाइक दिस, ये कोई पेशेंट गोइयाँ नहीं है, ये तजुर्बे की बुनियाद पर कि एग्जामिनर ज़्यादातर ये पंजाब बोर्ड से, कराची बोर्ड से क्या सवाल लॉन्ग पूछ लेते हैं, और भी जो पाकिस्तान के KP के बोर्ड्स हैं, तो इनमें से जो लॉन्ग पूछ लेते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो चलते हैं टेस्ट योर सेल्फ की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं टेस्ट योर सेल्फ 4.3 की। पहला सवाल किया जा रहा है, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म मेटालिक बॉन्ड। किस तरह के एलिमेंट्स जो हैं मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। तो डेफिनेटली मेटालिक बॉन्ड्स बनाने वाले एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा मेटल्स होते हैं। सो मेटल्स फॉर्म मेटालिक बॉन्ड्स, और ये लूजली हेल्ड होते हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको पता है बड़े आइटम्स होते हैं और इनके जो आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर इतना न्यूक्लियस का होल्ड नहीं होता, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली इस एटम से निकलकर साथ वाले एटम में चले जाते हैं, यू नो। और यू कैन से दैट कि इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम के फिक्स नहीं रहते हैं, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, राइट। सो दिस इज़ द पॉसिबल आंसर। आगे चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। वाई इज़ द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स वीक। यानी कि डेफिनेटली जो एक न्यूक्लियस है, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इनके ऊपर होल्ड जो है, इसके ऊपर जो इसका कब्जा है या अट्रैक्शन है, ये कमज़ोर क्यों है। उसके पीछे वजह बहुत सी हैं, 2 वजह लिखी हुई हैं। लार्ज एटॉमिक रेडियाई ऑफ मेटल्स, इनका जो एटॉमिक रेडियाई रहता है ये काफ़ी क्या है, ज़्यादा है। ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, और देखो इनर शेल्स, डेफिनेटली एटम बड़ा होगा तो उसके इनर शेल्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तो इसी वजह से शील्डिंग इफेक्ट पैदा होता है। तो ये वाला न्यूक्लियस जो है इसको होल्ड अच्छी तरह से नहीं कर पाता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है सवाल किया जा रहा है, वाई द इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स मूव फ्रीली। कि जो मेटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रीली मूव क्यों करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो आपको मैंने काफ़ी दफ़ा बताया, लेक्चर के दौरान भी मैंने आपको ये बात शेयर कर दी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। सो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ नहीं जुड़े रहते हैं, मतलब किसी एक मेटल के साथ, एक किसी कैटायन के साथ जुड़े नहीं रहते एक बॉडी ऑफ मेटल में। लेट्स से दैट ये हमारे पास एक बॉडी ऑफ मेटल है, राइट। तो अब इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे मेटल्स के, तो दे आर नॉट बीइंग यू नो कि उसका एक एटम का इलेक्ट्रॉन है तो वो उसी एटम का है, तो वो सब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। सो देयरफॉर दीज कैन मूव फ्रीली विद इन द बॉडी ऑफ मेटल्स। याद रखें इलेक्ट्रॉन सिर्फ मतलब बॉडी में ही मूव करेंगे, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन उड़ उड़ के बाहर हवा में आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग दी एटम्स टुगेदर इन मेटल्स। किस किस्म के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम्स को इकट्ठा रखते हैं, मेटल्स को इकट्ठा रखते हैं। तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इकट्ठा रखते हैं मेटल्स को। सो द पॉजिटिव मेटल आयन, जब मेटल आयंस बन जाते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन मेटल में से चला जाता है, आर सीम टू बी इमर्स्ड इन दिस सी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आप कह सकते हो कि ये जो हैं एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं। सो देयरफॉर दीज आर दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग दी एटम्स ऑफ मेटल्स टुगेदर फॉर्मिंग अ मेटालिक बॉन्ड, और ये मेटालिक बॉन्ड बनाने का काम कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे हमारे पास जो है वो सवाल है कि वाई HCl हैव डायपोल फोर्सेस। हमने आपको पता है कि अब डायपोल फोर्सेस का टॉपिक भी पढ़ लिया, यू नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का टॉपिक पढ़ा हमने। तो उससे रिलेटेड अब हम कुछ सवालात को देखते हैं। मेटालिक बॉन्डिंग से रिलेटेड तो कुछ सवालात को हमने देख लिया। तो अब सवाल किया जा रहा है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, तो उसमें डायपोल फोर्सेस होती हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन HCl मॉलिक्यूल्स, या फिर सवाल ये बनाया जा सकता है, यू नो ये टेस्ट योरसेल्फ का सवाल है। तो इसका जवाब मैं आपको ये देना चाहूँगा कि इन HCl मॉलिक्यूल क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन हाइड्रोजन। इसमें क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि इसकी आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और इसकी जो है वो कम होती है। सो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी जबकि
हाइड्रोजन की कम रहेगी। सो डेफिनेटली अब जो क्लोरीन है और हाइड्रोजन है इनके दरमियान ये वाला बॉन्ड तो कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा ना, और ये जो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के दरमियान है ये वाला बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है। आपको याद है 17 किलो जूल पर मोल जो है वो इसकी एनर्जी थी। सो यू कैन से कि शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्लोजर टू क्लोरीन क्रिएटिंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन इट, और फिर डेफिनेटली क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्लोरीन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन दी हाइड्रोजन। सो इन दिस वे द मॉलिक्यूल बिकम्स पोलर, और ये मॉलिक्यूल क्या बन गया, पोलर बन गया। सो पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ द मॉलिक्यूल बिगिंस इंटरेक्ट विद द पार्शियल नेगेटिव एंड, और फिर पार्शियल पॉजिटिव वाली साइड ने किससे इंटरेक्ट किया, पार्शियल नेगेटिव वाली साइड के साथ। सो इस तरीके से क्या हुआ कि डायपोल डायपोल मतलब एक ये वाला पोल एक ये वाला पोल, दिस कॉल्ड डायपोल डायपोल, है ना, दो पोल हो गए ना डायपोल, यहाँ पर भी ये पोल हो गए दो, सो यू कैन से दैट सो डायपोल डायपोल हो गए। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ इंट्रैक्शंस, और ये आपस में मॉलिक्यूल क्या रहने लग गए, इकट्ठे रहने लग गए, और इनका एक क्लाउड बन गया, या फिर इनका एक एसिड की फॉर्म में ही रहने लग गए। उसके बाद अगला सवाल किया जा रहा है कि वाई अ डायपोल डेवलप्स इन अ मॉलिक्यूल, आखिर ये डायपोल पैदा ही क्यों होता है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। When there is a covalent bond between two unlike atoms, जब भी covalent bond होता है किसी दो atoms के दरमियान, the shared electrons pair will be closer to atom whose electronegativity is greater। तो जब एक covalent bond पैदा हो गया, let's say that ये covalent bond दो atoms के दरमियान पैदा हो गया, तो फिर unlike atoms हैं, definitely दोनों atoms एक जैसे नहीं हैं, तो shared electron pair will be closer to atom whose electronegativity is greater। तो ये जो हमारे पास ये जो शेड पेयर है इलेक्ट्रॉन का, किसकी तरफ क्लोज रहेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इस तरीके से एज अ रिजल्ट द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ज़्यादा नेगेटिव एटम कौन सा है, क्लोरीन, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल गेट पार्शियल पॉजिटिव, जिसका कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की कम है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो नाउ देयर इज़ टू पोल्स, अब इस पर दो पोल पैदा हो चुके हुए हैं। सो ऑन ईच मॉलिक्यूल पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल, दिस कॉल्ड डायपोल, इसको हम डायपोल कह देंगे। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ डायपोल्स। तो अब डायपोल क्यों पैदा हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। स्टूडेंट्स अगला सवाल ये किया जा रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड डायपोल। अब ये बड़ा एक जेन्युइन सा क्वेश्चन है, अमूमन बच्चों को ये टॉपिक में समझाया नहीं जाता, तो मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। देखें, लेट्स से दैट हमारे पास एक मॉलिक्यूल है HCl, एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये है परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल, इनको क्या बोलेंगे, परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल्स। क्रिएट डायपोल्स इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल लाइक क्लोरीन, ऑक्सीजन। तो प्यारे बच्चों, ये क्लोरीन जो है बेसिकली आप कह लें कि इसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं, और ऑक्सीजन में भी जो हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं, तो ये नॉन पोलर होंगे ना दोनों ये। तो देखो अब ये क्या है, पोलर, लेकिन साइंसदानों का ये मानना है कि अगर ये पोलर मॉलिक्यूल जो है वो इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के करीब आएगा तो इसको भी पोलर कर देगा। अगर जिस तरह ये पोलर मॉलिक्यूल है HF, तो ये क्लोरीन के करीब आता है या ऑक्सीजन के करीब आता है, तो इसको क्या कर देगा, ये पोलर कर देगा थोड़े अरसे के लिए, जब तक इसके करीब रहेगा। H2O भी ऐसा कर सकता है। जैसे हम कहते हैं अब ये खुद तो पोलर नहीं थे ना, ये तो खुद तो नॉन पोलर थे, लेकिन इनके करीब आने से इनके तरफ ये क्या हो गए, पोलर हो गए, तो ये इंड्यूस पोलर कहलाएंगे। या इनके अंदर जो डायपोल्स क्रिएट होंगे वो क्या होंगे, इंड्यूस डायपोल होंगे, क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। वो अगर दूसरे मतलब ऐसे मॉलिक्यूल के पास जा रहा है कि जो कि नॉन पोलर है, तो वो इंड्यूस डायपोल क्रिएट करेगा। यानी क्लोरीन में भी आपको जो हैं वो क्या नज़र आएंगे, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव नज़र आएंगे। क्यों नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरीन है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, उसने क्या कर लिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, ये नेगेटिव होगा ना फिर, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच गए ना इस तरफ। यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, और यहाँ पे पॉजिटिव। और ये HCl का मॉलिक्यूल जब करीब आया, क्योंकि ये तो नेगेटिव ही है ना, इसने जब थोड़ा सा इस पर भी इफेक्ट डाल दिया, इसे हम इंड्यूस्ड डायपोल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद सवाल किया जा रहा है प्यारे बच्चों कि व्हाट आर डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नॉट फाउंड इन हैलोजन मॉलिक्यूल्स, कि ऐसी कौन सी डायपोल फोर्सेस हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं, जो हैलोजन्स के मॉलिक्यूल्स में मिलती ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हैलोजन मॉलिक्यूल जो हैं वो आइडेंटिकल एटम्स रखते हैं, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, ब्रोमीन मॉलिक्यूल, आयोडीन मॉलिक्यूल,
द कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। अब देखें अगर आपके पास फ्लोरीन का बॉन्ड है तो हालांकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 होती है। लेकिन चूंकि दोनों एटम सेम है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों के असर को क्या कर रही है, ख़त्म कर रही है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है इस शेयर्ड इक्वली, इनमें जो ये बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये क्या है, इधर भी उतने हैं इधर भी उतने, शेयर्ड इक्वली हैं। एंड रिमेन इन द सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियाई, यानी कि अगर ये एक फ्लोरीन का न्यूक्लियस है और ये एक फ्लोरीन का न्यूक्लियस है तो ये बिल्कुल उसी फासले पे रहेंगे जो कि सेंटर ऑफ द टू न्यूक्लियस कहलाएगा। सो थस देयर आर नो पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस ऑन देम, तो इन पे कोई पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस नहीं होंगे। द मॉलिक्यूल्स रिमेन्स नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, ये हमने जब सीख ही लिया एक बात को कि जब एटम सिमिलर होते हैं तो वो नॉन पोलर होते हैं, तो ये बात हमने पहले सीखी हुई है। सो नो डायपोल इंटरेक्शंस आर डेवलप, तो डायपोल इंटरेक्शंस भी डेवलप नहीं होंगे। तो प्यारे बच्चों चलते हैं हम अब अपने आखिरी सवाल की तरफ। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिफाइन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, शो दीज फोर्सेस इन HCl मॉलिक्यूल्स। अब हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को जो है वो क्या करना है, तारीफ़ करनी है, डिफ़ाइन करना है। शो दीज फोर्सेस इन HCl मॉलिक्यूल, और इन ताकतों को हमने किस में शो करना है, मतलब हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को HCl में प्रूव करना है। चलें करते हैं। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आप समझते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जैसे एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान आपको पता है कमज़ोर ताकतें हैं। आपको याद होगा ये 17 किलो जूल रखने वाली ताकतें हैं। तो ये ताकतें जो हैं आपके सामने मैंने लिख भी दी हैं, 430 किलो जूल है, ये कोवलेंट बॉन्ड वाली ताकत है, और ये इंटरमॉलिक्यूलर IMF है। कौन सी डायपोल है, ये है ना, डायपोल फोर्सेस है। तो ये बात है, तो इसकी ताकत कम है, तो अगर ये खींचेंगे तो टूटेगी क्या, ये टूटेगी ना। सो दीज आर वीक फोर्सेस, क्या ख्याल है, ये वीक और ये स्ट्रॉन्ग है। सो केमिकल बॉन्ड्स, क्या ख्याल है, वीक फोर्सेस हैं किसके कंपेरेबल, केमिकल बॉन्ड्स के, ये केमिकल बॉन्ड कहलाएगा ना, और ये क्या कहलाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर शोन, और इसमें HCl के हम ये शो कर रहे हैं, तो इसमें डॉट लगाए हुए हैं। तो मैंने टॉपिक में ना पीछे आपको ये बात नहीं बताई थी कि जो पानी के दरमियान जो मतलब होती है ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दिया था, ये जो है किससे शो की जाती है, लाइन के साथ शो की जाती है। जबकि जो हमारे पास फोर्स है डायपोल फोर्स, ये डॉट के साथ शो की जाती है। तो ये दोनों फोर्सेस को शो करने का एक अलग अलग तरीका है, तो ये आपने नहीं भूलनी है बात कि डायपोल फोर्स को डॉट से शो करेंगे और लाइन से शो करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था जो मैंने आपको अभी बता दिया, मतलब ये भूलने वाला पॉइंट नहीं है। अगर आप ये भूल जाएंगे तो फिर आपके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। सो चले मजाक कर रहा हूँ। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, 4.3 भी हमने वाइंड अप कर दिया, और ये टॉपिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक तारीख बन गया। एंड आई होप कि आपको अब समझ में आ जाएगा कि हम कैसे कर सकते हैं इस टॉपिक को, और नेक्स्ट सीरीज़ को इंशाल्लाह और बेहतर करेंगे आपकी। अब मैं आपको प्रॉपर्टीज़ करवाऊंगा और उससे फिर रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाया करूंगा। अब आगे इस तरह एक दफ़ा कंप्यूटर स्क्रीन पे बात कर लेंगे, एक दफ़ा बोर्ड स्क्रीन पे बात कर लेंगे। इससे ये बेहतरी होगी कि आपका टॉपिक का लेक्चर हो जाया करेगा ऑन बोर्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, और फिर ऑन स्क्रीन जो है आपके क्वेश्चन आंसर्स आपको उस टॉपिक के मार्क करवा दिए जाएंगे, या उस टॉपिक के फिर हम कुछ MCQs कर लिया करेंगे। इससे ये होगा कि आपकी लर्निंग क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। आपको सवाल भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे, और इंपॉर्टेंट MCQs के ऊपर भी बहस हो जाया करेगी। इस तरीके से आपकी लर्निंग क्या हो जाएगी, टोटली स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इस तरह हमारा ये अब इंशाल्लाह आगे सिनेरियो रहेगा पढ़ने का, और जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन सबसे अच्छा इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो आपने अपना ख्याल रखना है, इस चैनल का भी ख्याल रखना है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप रखेंगे। जाते हुए इस चैनल को आप सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो फिर थोड़ा सा मैं डीमोरलाइज हो जाता हूँ कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, सब्सक्रिप्शंस नहीं आ रहे। तो अगर वो हौसला अफजाई करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं तो कोई बात नहीं, चले जाएँ। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।